पार्ट 22 ऑफ रोहे यारम। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पर हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही, और देखो आज मैं खुद से जलील होकर रह गई। मुझे लगा था वे इस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसने तो मुझे दो कौड़ी का ना छोड़ा। मैं कहीं की ना रही। तानिया रोते हुए बोली, जबकि रूह उसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। हिजड़ ना जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ लेके जा रहा था। पता तो बस इतना कि आज वह किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कहीं जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी कमाल का इजाफा हुआ था। वे लोग वहां पहुंचे। यारम एक आदमी को सड़क पर फेंके उसके सर पर खड़ा था। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। शायद नहीं, यकीनन वह पुलिस वाला था। उस पुलिस वाले के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, और मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? आओ मासूमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यारम ने उसे देखकर पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाई। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, खत्म कर दो इसे। वह पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, जबकि उसे देखते ही मासूमा का खून खोल उठा था। ये था उसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड उसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोचकर लोग कांप कर रह जाते, जैसी मौत उसके बाप को दी थी। देखने से कहीं ज्यादा उसे अपने बाप की मौत का सोचकर रोना आ रहा था कि उसे उस पर रहम न आया था। वह तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बस की बात है। यारम ने उसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। जब मासूमा को अपने हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई, उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। साफ उसके हाथ पर हाथ रखे खड़ा था। नहीं यारम, मासूमा कमजोर नहीं है। सामने देखो, ये तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वह शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? सार्फ ने पूछा। तो उसने रोते हुए नफी में गर्दन हिलाई। तो सामने देखो और इसकी जिंदगी छीन लो, जिस तरह से उसने तुम्हारे बाप से उसकी जिंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया। मासूमा ने उस शख्स की तरफ देखा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब सार्फ ने उसके हाथ में पकड़े पिस्तौल के ट्रिगर पर जोर डाला, देखते ही देखते एक गोली उससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी। वे आदमी जरा सा हिला, फिर बेजान हो गया। मुबारक हो मासूमा, सिद्दीक का कातिल मर गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। सार्फ के कहने की देर थी कि मासूमा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि खीजत ने खुशी से यारम को गले लगाया था। तभी यारम का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर फातिमा बीबी का नंबर जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन उठाया। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारम, यारम ने कहा, और अगले ही लम्हे फ़ोन बंद हो गया। यारम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती है, मुझसे बात करते हुए जान जाती है। सारे हिसाब चुकाऊंगा रूह बीबी, इतनी आसानी से माफ़ तो मैं भी नहीं करूंगा। वे गुस्से से फ़ोन वापस जेब में डाल चुका था। रूह ने अभी यारम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। बहाना तो खिजर का था कि वे खिजर से बात कर रही थी, और कुछ नहीं तो यारम की आवाज़ ही सुन लेती। तभी फातिमा बीबी बेहोश हो गई। तानिया की चीख के साथ वे वापस कमरे से बाहर भाग गई थी। तानिया बाजी, इन्हें अचानक क्या हो गया? वे फिक्रमंदी से उनके करीब बैठी। पता नहीं रूह, अचानक से बेहोश हो गई है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तानिया ने कहा तो वे फौरन अपनी चादर लेकर उठ गई। मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई उसकी इस उदासी की वजह जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी, वह मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक पहुंचा है। हम सब समझ सकते हैं। तुम्हें सिद्दीकी की बहुत याद आ रही है ना? सच कहूँ तो हमें भी उसकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है, उनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती, तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाकर नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे, और मैं हमेशा सोचती थी कि उनकी बेटी कितनी खुश नसीब है जो उनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। तुम्हारा एक ख्वाब पूरा हुआ, अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे। लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब? दूसरा कौन सा ख्वाब? मासूमा ने कहा। अरे तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा। तो वो शर्मा गई। इतना मत शर्माओ यार, सार्फ दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा, लैला ने मुस्कुराकर कहा। तो सार्फ को सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी। देखे, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनका खास ख्याल रखे। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। दुआ करे, जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो, डॉक्टर ने उन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलाते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर?
तानिया ने पूछा। देखे, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। आपको बस इतना कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों उनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम उनकी बेटियां नहीं हैं, हम उनके पड़ोस में रहती है। उनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता। तानिया ने तफसील से बताया। आप उनके बेटे को बुला ले यहाँ, बेहतर होगा कि बाकी तो हम आपको कल रिपोर्ट करने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ, उन्हें इस वक्त उनके अपनों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी। वो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती है? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि उनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, उसके बाद वापस नहीं आया। तानिया ने बताया, जबकि उसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुकी थी। तो हम उनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करे उसे, यहाँ बुलाए। डॉक्टर ने कहा है आपको अपने की बहुत ज़रूरत है। वैसे हम उनसे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वह आपका बेटा है। उसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चले, फ़ोन करके बुलाए उसे। डॉक्टर ने कहा है कि आपको उसका बहुत सारा ख्याल रखना है। रूह उनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक सिर घूमा। इससे पहले कि वे गिर जाती, जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। तानिया फौरन उसकी तरफ भागी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? जी तानिया बाजी, मैं ठीक हूँ, बस जरा सा चक्कर आ गया था। तुम्हें चक्कर बहुत दिनों से आ रहे हैं रूह, तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट्स जो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या होगा रिपोर्ट्स में। रूह उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछा। मुझे क्या लगेगा? मुझे कुछ नहीं लगता, वो शर्माते हुए बाहर आई। फातिमा बीबी, उससे क्या हुआ था? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते देखकर पूछा। कुछ नहीं, पगली है बिल्कुल। जा पानी लेकर आ। ये गोलियां निकाल कर हाथ पे रख दी है मेरी, और पानी की देने की जगह शर्माती जा रही है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज़ में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तन्हा था वो उसके बगैर, लेकिन बहुत गुस्सा भी। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन जब तक तुम मुझे बुलाओगे नहीं, मैं कैसे आऊँगा? प्लीज़ बुला लो रूह, मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है, उसने बैटरी को देखते हुए कहा। कौन सा? रूह ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फ़ोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल का चार्जर प्लग करने लगा, जब नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी जिस पर मिसरू यारम का नाम लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो उस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया भी था कि रिपोर्ट बाहर टेबल पर रखी है। उसने जल्दी से फाइल उठाकर खोल दी, लेकिन रिपोर्ट वे बेयकीनी से बार बार पढ़ने लगा। रूह प्रेग्नेंट, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरी रूह माँ बनने वाली है। उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस वक्त वे अपना सारा गुस्सा, हर नाराजगी भुला चुका था। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला। हेलो 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 सारिम, मैं बात कर रहा हूँ यारम ने जल्दी से बताया, जबकि उसकी आवाज़ से ही सारिम उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा सकता था। शायद रूह वापस आ चुकी थी, तभी तो वो उसी को फ़ोन मिला के अपना तारुफ करवा रहा था। आगे बोल। मैं जानता हूँ तू यारम बात कर रहा है, सारिम ने कहा। मैं बाप बनने वाला हूँ, यारम ने खुशी से बताया। बहुत बहुत मुबारक हो यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। रूह वापस आ गई क्या? सारिम ने पूछा। यारम की खुशी मांद पड़ गई। नहीं, लेकिन अब आ जाएगी, मैं ले आऊँगा उसे। यारम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया। अगला फ़ोन उसने खिजर को मिलाया था। मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ, उसने सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बगैर कहा। खिजर को लगा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं टिकट बुक करवा दूँ? अब वे यारम से यही बब पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवाओ, सबको बांटो, फिर मेरी टिकट बुक करवाओ। मिठाई किस लिए? रूह को वापस आने तो दे। आज खिजर को यारम खिसका हुआ लग रहा था। आज मिठाई रूह की वापसी की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है। कब की बात है ये? जिस दिन रूह यहाँ से गई थी उस दिन की, यारम ने बताया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से पता है तुम्हें, तुमने उसे जाने कैसे दिया? खिजर को अब उस पर गुस्सा आने लगा।
ओ भाई, मुझे नहीं पता था। मुझे तो आज पता चला है, मुझे तो पता ही नहीं था। वह इसलिए अस्पताल गई है। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने रूह के पास। ओके बॉस, मैं 2 टिकट बुक करवाता हूँ, एक तेरे लिए, एक अपने लिए, हम दोनों चलते हैं। खिजर ने खुशी से कहा। खिजर, वह माँ बनने वाली है, बनी नहीं है, इसलिए तू नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। मैं उसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। यारम ने उसकी अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। अब बोल ओके बॉस। यारम ने बाकायदा उसका मजाक उड़ाया था। खिजर हंस दिया। कितने दिन के बाद वे खुश था। रात के 12 बजे होने वाले थे। कुछ ही देर में नया साल शुरू होने वाला था जब फातिमा बीबी वॉशरूम जाने के लिए उठने लगी। फातिमा बीबी, अभी मत जाए। रूह ने उन्हें रोकना चाहा। क्यों ना जाऊं? फातिमा बीबी ने हैरानी से पूछा। अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आपको वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगी 2019 में और आएंगी, वापस आएंगी 2020 में। रूह ने तानिया के हाथ पे हाथ मारते हुए कहा लगाया। रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी तू? फातिमा बीबी उसका कान मोड़कर वॉशरूम चली गई। कितनी शरारती रहती हो गई हो तुम जान। तानिया उसे देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाजा बजा। हाय, ये 2020 की शुरुआत होने से पहले कौन टपक पड़ा? बेवकूफ, रात के इस वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीबी तो वॉशरूम में है। पता नहीं दरवाजे पर कौन है। बाजी, आप जाकर देखिए ना, पता नहीं कौन होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूह बिस्तर में घुसते हुए बोली। हाँ तो क्या, सिर्फ तुम्हें डर लगता है, मुझे नहीं लगता। मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई और दरवाजा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा। वो बुरी आदत जो यारम की डांट खा खा कर भी नहीं गई थी, उसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी, जबकि वो उसके डिंपल की नुमाइश करता झुककर उसका गाल चूम चुका था। यारम, रूह बस इतना ही बोल पाई। तुम्हारा यारम। इससे पहले कि यारम बढ़कर उसे अपने गले से लगा था, पीछे से फातिमा बीबी की आवाज आई। यारम, मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फैलाए उसकी तरफ आ रही थी जब यारम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, वो उनके गले लग गया, जबकि फातिमा बीबी जारो कतार रोते हुए उसके नक्श को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा वापस गया, वो रोते हुए बोली। आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था। वो उनके आंसू साफ करते एक बार फिर से उन्हें अपने गले से लगाने लगा, जबकि जो दरवाजे पर खड़ी अभी बेयकीनी से उन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारम फातिमा बीबी के बेटे? रात की तकरीबन 2 बजे वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो उसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे कि उसे उस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी। रेलवे स्टेशन पर इब्राहिम बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था। आपने जो कहा था मैं सब कुछ ले आई हूँ इब्राहिम, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं है। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं, कोई रास्ता निकाल लेंगे। इब्राहिम उसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपना शहर, अपने माँ भाइयों की इज्जत को पैरों तले रोनते उसके साथ हो गई। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहब की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, इकलौती बेटी थी। उसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद उन भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था, और आज उन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा, शायद मोहब्बत ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। ये इतनी कर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अरसे तक ही उसे इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली थी। जल्दी ही उस पर इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी। इब्राहिम एक नशाई और जुआरी इंसान था, जिसे वक्ती तौर पर फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ रागिब किया था। जल्दी ही उस पर से फातिमा का नशा उतर गया और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया कि उसे फातिमा का होश भी ना रहा। फातिमा की सारी ज्वेलरी और पैसा जो अपने घर से लेके आई थी, वो तो वो पहले ही उससे लेकर उड़ा चुका था। उसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ रागिब करना कोई बहुत मुश्किल काम ना था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसे एक बार देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा शहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। फातिमा भी उसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही उसे
شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، جس پر اب وہ پچھتا رہا تھا، کیونکہ فاطمہ کی ذمہ داری اٹھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بھی تب جب وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے فاطمہ کو بہت مجبور کیا کہ وہ آپریشن کروا لے، لیکن فاطمہ نے اس کی ایک بات نہ مانی، خود ہی گھروں میں محلے کے بچوں کو پڑھا کر اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھائی۔ ابراہیم، تو نے اصغر کے پیسے واپس نہیں کیے، اب وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تجھے ہر طرف ڈھونڈ رہا ہے۔ جب بھاگ جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ تیری جان لے لے۔ جب نشے کی طلب حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو وہ لوگوں سے ادھار لینے لگا۔ انہی میں سے ایک اصغر بھی تھا، جو کہ ایک بہت ہی بدنام گنڈا تھا۔ لوگوں کا قتل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی خوبصورت عورت، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ لوگوں کو ادھار دیتا، اور جب لوگ اس کا ادھار نہ چکا پاتے تو وہ اکثر ان کی عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا تھا۔ وہ اسی طرح سے ایک بار اس نے فاطمہ کو دیکھ لیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ ایک 12 سال کی بیٹی کی ماں ہے۔ زبردستی اس نے ابراہیم کو اتنا پیسہ دیا کہ وہ چکا نہ پائے، اور ایک نشئی انسان کے پاس کے لیے پیسہ اڑانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ ابراہیم نے وہ سارا پیسہ نشے میں اڑا دیا، اور اب اصغر اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اصغر بھائی، مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اور کتنا وقت چاہیے تجھے؟ 6 مہینے سے تو وقت دے رہا ہوں، اب مجھے میرا پیسہ ابھی اسی وقت چاہیے، نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میرا ایک بچہ ہے، میرے بعد وہ یتیم ہو جائے گا، کس کے سہارے جیے گی میری بیوی؟ رحم کرے مجھ پر، میں آپ کے سارے پیسے چکا دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو سارے پیسے ایک ہی رات میں چکا سکتا ہے، اصغر نے اپنے ساترانہ دماغ سے چال چلتے ہوئے کہا۔ تو اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دے، وہ ایک ہی رات میں تیرا قرض چکا دے گی۔ اصغر ہوس زدہ لہجے میں بولا، نہیں، میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ بہت پاکیزہ ہے، وہ ایسا گھٹیا کام کبھی زندگی میں نہیں کرے گی۔ تیری جان بچانے کے لیے تو کرے گی نا۔ اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اپنی بیوی کو میرے پاس لے آ، بلکہ آج رات میں تیرے گھر آ جاؤں گا۔ اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرے بیوی بچے کے سامنے تیری جان لے لوں گا، اور پھر اسے ایک رات نہیں بلکہ جب تک چاہوں اپنے پاس رکھوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اصغر کہا لگاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ نے ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے منہ پر دے مارا۔ یہ تو پتہ تھا کہ تم گھٹیا ہو، نشیڑی ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم میرا ہی جوا کھیل کے آ جاؤ گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بیچنے کی؟ گھٹیا انسان، تمہارے ساتھ آخر میں پچھلے 14 سال سے پچھتا رہی ہوں، لیکن تم مجھے کبھی اتنے گرے ہوئے نہیں لگے کہ یہ حرکت کرو۔ میں آج تک تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے تمہاری نظروں میں اپنے لیے عزت نظر آتی تھی، ورنہ تم جیسے نشئی اور جوئی انسان کے ساتھ ایک پل گزارنا ناممکن ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے 14 سال گزار دیے، اور اب تم مجھے یہ صلہ دے رہے ہو۔ ارے کب کی چھوڑ کر چلی جاتی تمہیں اپنے بچے کو لے کر، صرف اس لیے نہیں گئی کہ تم میرے بچے کے باپ ہو۔ میں اس پر سے تمہارا سایہ چھین نہیں سکتی تھی، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے غلط ثابت کیا، ایک بار اس کی طرف مڑ کر محبت سے نہیں دیکھا۔ لیکن آج تم اپنی ہر حد پار کر چکے ہو ابراہیم، تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں اپنا بچہ لے کر۔ ابھی اس نے آگے بڑھ کر یارم کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا۔ ابراہیم، اپنے بیٹے کو لے جا یہاں سے، اس نے یارم کو پکڑ کر ابراہیم کی طرف دھکیل دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کا باپ اسے اپنے ہاتھوں میں قابو کر چکا تھا، اور فاطمہ کو اصغر زبردستی کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، فاطمہ زور زور سے چلانے لگی۔ ارے میری بلبل، اتنی آسانی سے چھوڑ دوں تجھے؟ اتنی قیمت دی ہے تیری قسم سے، اتنے بڑے بچے کی ماں ہے، پھر بھی کمال دکھتی ہے۔ چھوڑ میری ماں کو، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ یارم غصے سے آگے بڑھا، لیکن ابراہیم اسے بری طرح اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ خون جوش مار رہا ہے تیرے بیٹے کا ابراہیم، سنبھال اسے، بچوں کی جان نہیں لیتا میں، فاطمہ کو گھسیٹ کر کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا، جبکہ ابراہیم زبردستی یارم کو کمرے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ ابا چھوڑ دے مجھے، وہ میری ماں کو مار دے گا، بچاؤ امی کو۔ یارم ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، جب اس کی ماں کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ وہ زور سے دروازہ بجا رہی تھی، جبکہ وہ شیطان اصغر اس پر چڑھا جا رہا تھا۔ ابراہیم اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ جب یارم دروازے کو پکڑ کر چابیوں کا گچھا اتارا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چاقو کی چین کے طور پر لگا تھا، چیخیں بلند ہونے لگی۔ اس کی ماں اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے باپ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب یارم نے کی چین سے چاقو نکال کر اپنے ہی باپ کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور پھر مسلسل
मारता चला गया, यहाँ तक कि चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में आ गिरा। बाहर से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर असगर घबराकर बाहर निकला और वहाँ इब्राहिम को ज़मीन पर तड़पते देखकर बौखला गया। फातिमा जल्दी से उसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी। इस बच्चे ने कत्ल कर दिया, इससे पहले पुलिस यहाँ पर आए, निकलो यहाँ से। असगर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता भाग गया। यारम तू जा यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ पहुँचे, जा भाग जा यहाँ से। फातिमा रोती हुई यारम को समझाते हुए बोली, जबकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका शोहर हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था, जिसने उसे कभी कोई अच्छी याद तो न दी थी, बल्कि उसे बेचकर उसकी ज़िंदगी के स्याह सफ़ात पर अपना नाम लिख चुका था। नहीं अम्मी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ कर ले जाए। यारम अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोला, लेकिन उसे अपने बाप के मरने का कोई दुख न था। नहीं यारम, तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। तू अपनी माँ का बच्चा है ना, चला जा यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। वो उसके पास रखे कुछ पैसे यारम के हाथ की मुट्ठी में दबाती उसे ज़बरदस्ती बाहर की तरफ भेजने लगी, जबकि दूर से उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी। वे यारम के चेहरे पर जगह जगह प्यार करती उसे बाहर भेज चुकी थी। पुलिस को खबर यकीनन असगर ने ही दी थी। उसे अपने शोहर की मौत का दुख न था, लेकिन वे अपने बच्चे को यह सज़ा भुगतते सारी ज़िंदगी मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपने शोहर की मौत का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया था। इसके लिए फातिमा को कम सज़ा दी गई। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यारम उससे मिलने आया था, लेकिन जब यारम ने उसे बताया कि वो क्या काम करता है, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए जेल गई थी। उसके बेटे ने क्या किया, अपने ही राह में अपने ही हाथों से कांटे भर लिए। फातिमा ने उसे वापस भेज दिया और कहा कि वो अब उसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती जब तक वो ये सब कुछ छोड़कर नहीं आता। और फिर यारम कभी वापस नहीं आया। वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे भेजता, जिसे वो एक अलमारी में बंद रखती। उसने कभी यारम की रकम खर्च नहीं की थी और वह मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ाती और अपना गुजारा करती। आज इतने सालों के बाद वो अपनी पिछली ज़िंदगी सोचते हुए यारम का सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। आज उसे यारम से कोई गिला नहीं था। इतने सालों के बाद अपना बिछड़ा हुआ बच्चा देखकर उसकी ममता जाग उठी थी, जो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। यारम का कमरा आज भी वैसा ही था। वो हर रोज़ उस कमरे की सफाई करती थी। वो तो उन्हें बताने वाला था रूह के बारे में, लेकिन रूह ने उन्हें इस तरह रोते देखकर यारम को कुछ भी बताने से मना कर दिया। रूह का इशारा समझकर उसने वक्त तौर पर उन्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन रूह ने यह बात क्यों छुपाई? वो उससे पूछना चाहता था। रूह ने तो उससे और भी बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन फिलहाल तो ये लम्हात जी रहा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। उसे सोता देखकर फातिमा आहिस्ता से उसके करीब से उठी। जब उसने अचानक उनका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हैं आप? यारम ने पूछा। तू जाग रहा है? मुझे लगा तू सो गया। वो लड़कियाँ वहाँ अकेली कमरे में डर जाएगी, इसलिए जा रही थी उनके पास। तो अब आराम करो, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। वो प्यार से उसका माथा चूमते कमरे से बाहर निकल गई। रूह, फातिमा बीबी का बेटा कितना प्यारा है ना। मैंने तो आज तक इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। फातिमा बीबी तो बहुत खूबसूरत है। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? तानिया को जवाब न मिला तो वो रूह से पूछने लगी, मैं भी यही सोच रही हूँ। रूह जब बुदबुदाई, तू कुछ मत सोच, वो शादीशुदा है, इसके बारे में मुझे सोचने दे। तानिया ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा तो रूह उसे घूर कर रह गई। घूर मत यार, इतना खूबसूरत है, इस बारे में कोई भी सोच सकता है। अभी तक यारम के शहर के जादू में खोई थी, जबकि रूह को यारम के बारे में तानिया की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अभी उसे यारम से अकेले में बात करनी थी, क्योंकि ये तब की बात थी कि वो उसके लिए यहाँ आया था। लेकिन फातिमा बीबी से छुपकर वो उससे कैसे बात करती? या हो सकता है यारम इन सबको कुछ बता चुका हो, लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ये सोचकर कि जिस बेटे से इतने सालों के बाद मिली है वो उनके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो ये सोच रही थी कि किस तरह से यारम से बात करे। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतजार करने लगी कि वे कब सो जाए और वो यारम के कमरे में उससे बात करने जाए। और यारम को यकीन था कि वो आज रात उससे मिलने जरूर आएगी और वो उससे अगले पिछले तमाम हिसाब बेवाक करेगा। यारम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था जब उसका दरवाज़ा बजा तो मोहतरमा तशरीफ़ ले ही आई।
وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے اپنے آپ کو شال سے کور کیے کھڑی تھی یارم آپ، فاطمہ بی بی کے۔ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یارم نے اسے کمرے کے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب بولو کیا بولنا ہے، بلکہ رکو، تم چپ رہو، میں بولتا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ہی نہیں بولتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے محبت کی مہر شبت کی، اور پھر اس کے لبوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کرنے میں اس نے چند سیکنڈ لگائے تھے۔ یارم میری بات، کوئی بات نہیں سننی میں نے تمہاری، تم سنو میری بات، کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، اس ہر بات کا حساب چکاؤ، میری ہر رات کا حساب دو، سوچنا بھی مت کہ آج کی رات تم مجھ سے دور ہوگی، میرے پاس رہو گی، آج ہر دوری مٹے گی، روح بھی اپنی ہر سانس کی تڑپ کا حساب لوں گا، لیکن سب سے پہلے تو تم مجھے اس بات کا حساب دو گی کہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی۔ بہت ناراض ہوں تم سے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، روح کیوں چھپائی مجھ سے اتنی بڑی بات۔ میں باپ بننے والا ہوں، تم جانتی ہو میں کتنی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اس خبر کا، اور تم مجھے بتا رہی ہوں یہاں کر۔ روح یارم کے چہرے کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم ابھی تک اس سے اپنے شکوے کر رہا تھا۔ روح اس طرح سے چپ رہنے سے تم بچ نہیں جاؤ گی، بتاؤ مجھے کیوں نہیں بتایا، تم نے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی تم نے مجھ سے۔ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، لیکن یہ غلطی معاف نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک شوق میں تھی، جبکہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی دیکھ اب یارم بھی پریشان ہو چکا تھا۔ روح تم ٹھیک تو ہو، یارم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ماں بننے والی ہوں، روح نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا میں سچ میں پریگننٹ ہوں؟ وہ حیرانگی سے یارم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم اس کی اس طرح سے انجان ہونے پر کھل اٹھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یارم کو کس نے بتایا؟ شرم کے مارے روح سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی، وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ جب یارم نے اس کا سرمایا ہوا روپ دیکھ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روح، ہم ماں باپ بننے والے ہیں، ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ تھینک یو یہ سوچ مجھے اتنی خوشی دینے کے لیے، تھینک یو سو مچ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے روح کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ یارم اب مجھے چلنا چاہیے، کوئی دیکھ لے گا، روح نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہاں لیٹو آرام سے، آج کی رات میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گزاروں گا۔ اس نے روح کی کوئی دوسری بات سنے بغیر اپنی جگہ بناتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ تم نے امی کو مجھے بتانے کے لیے کیوں منع کیا کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ یارم کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ جب یارم نے پوچھا، یارم آپ فاطمہ بی بی کے اکلوتے بیٹے ہیں، نہ جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے انہوں نے آپ کی شادی کے لیے، نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، اور اب اگر آپ اچانک انہیں یہ کہیں گے کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو انہیں کتنا برا لگے گا، اور ویسے بھی مجھے ان سے عجیب سی شرم آنے لگی ہے، میں فاطمہ بی بی کی بہو ہوں۔ روح مسکرائی اور اس کے انداز پر وہ بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس لیے مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات فی الحال انہیں نہیں بتانی چاہیے، ہم بعد میں انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتائیں گے۔ روح نے آہستہ سے کہا، وہ میری ماں ہے، آج نہیں تو کل تو یہ بات انہیں پتہ چلنی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی تو انہیں یہ بات جان کر دکھی ہوگا، اور ویسے بھی انہوں نے خود مجھے اپنے آپ سے الگ کیا تھا، انہوں نے آپ کو خود سے الگ کیا تھا، تو آپ تو بالکل ہی الگ ہو گئے۔ آپ انہیں بعد میں یہ بات اور حالات بتائیں گے تو انہیں برا نہیں لگے گا، ہم ٹھیک سے انہیں سمجھائیں گے، میں خود انہیں بتا دوں گی، اور تم انہیں یہ بات کب بتاؤ گی؟ روح، میں یہاں تمہیں لینے آیا تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کبھی نہیں آئے گی۔ یارم کے لہجے میں اداسی تھی۔ بتا دوں گی یارم، ٹھیک ہے کل ہی بتا دینا، میں نہیں چاہتا کہ تم اتنے دن مجھ سے دور رہو۔ یارم میرے خیال میں ابھی مجھے چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تانیہ آپ ہی جاگ جائے۔ روح اٹھنے لگی جب یارم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اتنے دنوں کے بعد ملی ہو اور دور جانے کی باتیں کر رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم، فاطمہ بی بی آ جائے گی۔ روح کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب یارم نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، شاید وہ آج اسے بخسنے کے بالکل موڈ میں نہ تھا۔ یارم، تانیہ آپی۔ روح، تم میرا موڈ خراب کر رہی ہو، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ہو تم، کوئی آئے یا جائے، جاگے یا سوئے، آئی ڈونٹ کیئر، میں بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا، اس کی بڑی سزا دینی چاہیے مجھے تمہیں، لیکن میں تم سے پیار کر رہا ہوں، لیکن چھوڑوں گا نہیں،
सारे हिसाब लूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अच्छे बच्चों की तरह अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं अभी अम्मी को जाके बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा के लिए ले जाऊंगा, यारम कहते हुए फिर से उसके लबों पर झुक गया। और इस बार रूह ने कोई मजाहमत ना की, क्योंकि वो जानती थी कि आदमी जो कहता है वो करता है। यारम, अब मुझे जाने देना, थोड़ी देर में अजान शुरू हो जाएगी, फातिमा बीबी जाग जाएगी। रूह ने उसके करीब से उठने की एक और नाकाम कोशिश की। जब यारम ने उसे फिर से पकड़ के अपने करीब कर लिया। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।